अभिनंदन। आज हमारे बीच एक व्यक्तित्व उपस्थित है जो आधुनिक चिकित्सा, समग्र उपचार, होलिस्टिक हीलिंग और सौंदर्य विभाग के अद्वितीय संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमित मित्तल। डॉक्टर अमित मित्तल एक प्रतिष्ठित बीएचएमएस, एमबीए, पीजी, डीएचएम, पीजी, डीएमएलएस एवं जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ लिफ्टवर्ल्ड से एफएमसी से शिक्षित है। वर्तमान में वे माधव विश्वविद्यालय राजस्थान में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। वे स्वास्थ्य सेंटर फॉर होलिस्टिक वेलनेस एंड एथेटिक्स के फाउंडर एवं सीईओ हैं तथा क्लैमेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स के को फाउंडर एंड सीओओ के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व में वे इंडियन एयरफोर्स एवं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ रिसेप्शन एनएचएस इंग्लैंड में कंसल्टेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता होम्योपैथी, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजी, एथलेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी, लाइफस्टाइल मेडिसिन तथा इमोशनल एवं कार्डिक हीलिंग जैसी विविध क्षेत्रों में है। उन्हें हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, नेशनल ऑनर फॉर आईसीटी इनोवेशन इन हेल्थ केयर एवं भारत रत्न पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। एक प्रेरणादायक वक्ता के रूप में डॉक्टर मित्तल ने देश विदेश में अनेक व्याख्यान, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है। तो आइए हम सभी मिलकर उनका स्वागत करें और उनके ज्ञान एवं अनुभव से लाभान्वित हो। तो डॉक्टर मित्तल, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज का टॉपिक है फ्रॉम माइंड टू बॉडी, द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर होम्योपैथिक रिजोल्यूशन। सो नाउ ओवर टू यू सर। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर दीपमाला, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका इतना खूबसूरत वर्णन देने के लिए। डॉक्टर राम प्रकाश सर, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आपको भी। सर से तो मुलाकात होती रहती है, बहुत बहुत आभार पहले आईएफपीएच का, डॉक्टर साहनी जी का। 2 दिसंबर को मैं आप सभी लोगों से मिला था। आज पुनः मौका मिला आप लोगों के दर्शन करने का और अपनी बात को आप तक पहुंचाने का। उस दिन मैंने कुछ डिस्कशन किया था कार्मिक हीलिंग पे। आज उसको बढ़ाते हुए जो मेरा पास्ट का 25-26 साल का एक्सपीरियंस है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसको मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कुछ भी स्वतः ही उत्पन्न नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई जरूर कोई कारण होता है। आज हम मिल रहे हैं आपसे तो कोई कारण है, पहले मिले थे कारण था, आगे मिलेंगे कारण मिलेगा। डॉक्टर राम सर हेलो कर रहे हैं, मैं भी हाथ हिला के उनका अभिनंदन कर दूं। बड़ा अच्छा लगा था सर उस दिन आपका जब कॉल आया तो बात हो पाई मेरी आपसे। दोस्तों पहले मैं अपनी आप लोगों से स्क्रीन शेयर करूंगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं आपसे उसको मैंने कुछ स्लाइड्स के अंदर जो है कोशिश की है लिखने की। क्या आप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? वेरी वेरी मच अपोलॉजीज, बहुत बहुत माफी, पता नहीं क्या हुआ, सिस्टम में सडनली ब्लॉकअप हो गया। तो फ्रेंड्स 2 दिसंबर को जो मेरी बात हुई थी वो कार्मिक हीलिंग को हुई थी, उसी को आगे लेते हुए डॉक्टर साहनी से डिस्कशन हुआ। तो आज मैं लेके चल रहा हूं आपको एक अलग ही जर्नी पे, जिसका नाम मैंने दिया है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर होम्योपैथिक रेजोल्यूशन। क्योंकि डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हर तरफ हेल्थ की बात करते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार सभी अपनी अपनी जगह अपनी स्क्रीन पे बैठ के जो मेरे सामने मंत्र आ रहे हैं एक बार मन में उसका उच्चारण करें मेरे साथ साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे सामवेद में क्लियर लिखा हुआ है कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के हम साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा आज के इमोशनल कन्फ्लिक्ट की हैनीमैन साहब की सेइंग के साथ। उन्होंने कहा था अपनी किताब में, द इमोशनल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट ऑफन डिटरमाइंस द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। आई थिंक दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ अवर होम्योपैथी कि जब तक हमारे पास
पेशेंट के कंप्लीट सिम्टम्स, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सब ना हो तब तक कोई भी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी अधूरी होती है। हम बोलते हैं ना, फिजिकल जनरल हो, फिजिकल पर्टिकुलर हो, मेंटल जनरल हो, मेंटल पर्टिकुलर्स हो, तो उन सब के समावेश से, उन सब के कॉम्बिनेशन से वी ऑलवेज कम टू जॉट डाउन द इंडिकेटेड रेमेडी, और उसी रेमेडी से उपचार संभव हो पाता है। अदरवाइज तो सप्रेशन, पैलिएशन, बहुत सी सारी टर्मिनोलॉजी हैं। इसी सब चीजों को केस टेकिंग देखते हुए जो मैंने अपने पास 25-26 साल के एक्सपीरियंस में नोट किया, उसमें यह किया कि जो कमांड है हमारी पूरी बॉडी का, दैट इज माइंड। जो हमारे इनर कमांड सेंटर है, इसको माइंड बोलता हूँ, जो कि कंप्लीटली हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारी पूरी बॉडी के कार्य प्रणाली को, फिजियोलॉजी को, सबको कमांड करता है, सबको जो है वो लेके चलता है साथ में, तभी वो हार्मोनी की बात करता है। दूसरी चीज आती है बॉडी, दैट एक्सप्रेशन फील्ड, जिसकी हम बात करें तो थिंग्स आर लाइक दैट के जो भी हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं तो बुरे आ रहे हैं तो, मतलब जो भी हमारी अंदर की अभिव्यक्ति है, जो भी हमारी भावनाएं हैं, वो चाहे फिजिकल पेन के रूप में हो, चाहे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हो, चाहे खुशी हो, गम हो, वो हमारी बॉडी शो करती है। और जहां कहीं का डिस्पैरिटी होती है तो दैट लीड्स टू डिजीज, यानी कि एक इम्बैलेंस बिटवीन वाइटल फोर्स, जो कि टोटल हार्मोनी को डिस्टर्ब करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी अगर होम्योपैथी का अगर ध्यान हो, तो जब हम बात करते हैं लाइफ की, जो कि तीन चीजों से बनी है, बॉडी, माइंड एंड वाइटल फोर्स, जब ये तीनों हार्मनी में होती हैं, देन द कंडीशन इज ऑफ हेल्थ। और एक भी डिसरप्ट होती है तो दैट इज कॉल्ड डिजीज, तभी उसका नाम दिया डिसीज। मैं आज के अपने इस छोटे से संज्ञान में, जो कि 30-35 मिनट या 40 मिनट का होने वाला है, कोई स्पेशल चीज नहीं बताऊंगा जो आप सब लोगों को, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, ना पता हो। बट एक तरह से ब्रशिंग होगी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की, हमारे हमारे पास्ट नॉलेजेस की। और दोस्तों, इसी बॉडी, माइंड और डिजीज के अंदर जो कुछ भी डिस्कशंस आपस में होते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड द बॉडी स्पीक्स व्हेन द माइंड इज रिपीटेडली डिस्टर्ब। अगर मेरे वाइटल फोर्स डिरेंज्ड है कंटिन्यूएशन में, किसी भी तरीके से, किसी भी एक्सटर्नल इंप्रेशन से, तो वो मेरे माइंड को डिस्टर्ब करती है। और जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो मेरी बॉडी बोलती है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, बट इन तीनों का समावेश जो होता है, दैट इज कॉल्ड अ हार्मनी। हार्मनी के साथ चलती हैं चीजें। तो जो चीज मैंने देखी है, अगर आपकी देखेंगे कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिकम अ फिजिकल डिसीज, तो बेसिकली जब कोई इमोशनल शॉक आता है, अ सडन इमोशनल इम्पैक्ट, जो कि बॉडी को, वाइटल फोर्स को, ओवरऑल हेल्थ को डिसरप्ट करता है। इमोशनल शॉक का मतलब सिर्फ दुख या तकलीफ नहीं, इट कैन बी अ पीस ऑफ माइंड ऑल्सो, इट कैन बी सम गुड न्यूज ऑल्सो। ऐसा भी होता है ना कि वो किसी की अचानक की 1 करोड़ की लॉटरी लगी, उसको हार्ट अटैक आया, वो कोलैप्स कर गया, तो वहां भी शॉक था। कोई ये जरूरी नहीं है कि वो शौक जो है सिर्फ दुख का होगा या तकलीफ का होगा, वो खुशी का भी हो सकता है। और अगर हम उसको रेगुलरली इग्नोर करते हैं, दैट लीड्स टू सप्रेशन। मतलब जो भी इमोशंस हमारे आ रहे हैं, रेगुलर कोर्स में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम उनको सप्रेस कर रहे हैं, किसी ना तरीके से उनको अनरिजॉल्व छोड़ रहे हैं। जैसे कि मेरे लास्ट लेक्चर में था अनरिजॉल्व कार्मिक हीलिंग, तो यहाँ उस इमोशनल शॉक की मैं बात कर रहा हूँ, उस अनरिजॉल्व फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, उस जो एक के बाद एक बॉटलिंग हो रही है, पाइल अप हो रहा है, कॉइन्स बन रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं, तो दैट कंटिन्यूअसली लीड टू फिजिकल सिम्टम्स, राइट। नींद ना आना, ओवर स्ट्रेस है, नींद ना आना तो दिन भर एंग्जाइटी बने रहना, दिन भर लेथार्जी बने रहना, दिन भर कमजोरी बने रहना। और जब ये कंटिन्यूएशन के अंदर ये फिजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो इट कम्स टू क्रॉनिक मेंटल स्टेट। हम उसको हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, डिप्रेशन बोल सकते हैं, ओवर एक्टिविटी बोल सकते हैं, सप्रेशन ऑफ माइंड बोल सकते हैं। तो ये सारी जो ऑनगोइंग स्ट्रेस हैं, दैट डेफिनेटली डेफिनेटली एंड श्योरली क्रिएट सम नेगेटिव इफेक्ट्स इन आवर बॉडीली फंक्शन। जैसे कि मैंने सप्रेशन में बताया, नींद नहीं आती, कॉन्स्टेंटली नोजिया फील हो रहा है। और जब इस तरह के कंटिन्यूअस मेंटल प्रॉब्लम रहती है, तो दैट लीड्स टू फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस। जैसे एग्जांपल, मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं इस एग्जांपल को लेके चल रहा हूं, तो वो चीजें इस सिंपल होती है। मैं रात भर सो नहीं पाया, ओवर स्ट्रेस मेरा रहा, काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा, तो दैट कैन लीड टू माय सम सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, दैट कैन लीड टू सम सिम्टम्स ऑफ नोजिया। तो वो फंक्शनल इमोशनल जो टर्मोइल होता है, जो अंदर पूरी चीजें घूम रही होती हैं कंटिन्यूशन के अंदर, उसकी वजह से फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और वो ही मेरे डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज का कारण बनती है।
अगर आज देखेंगे, जब हम बात करते हैं, सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ हाइपरटेंशन की, अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो हाइपरटेंशन दो तरह का, असेंशियल हाइपरटेंशन, नॉन असेंशियल हाइपरटेंशन। डिफरेंस क्या है उसको जानते तो, असेंशियल हाइपरटेंशन वो टेंशन जो किसी ना किसी रूट कॉज की वजह से हुआ हो। मे बी अ पॉसिबिलिटी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, रीनल फंक्शन डिरेंज है, लिवर फंक्शन डिस्ट्रेंज है, राइट। तो वहां कोई रीजन है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बन गया। एक है नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन, जहां फिजियोलॉजी सारी नॉर्मलाइज है बट बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंसिव है, दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल, जो बिना किसी रीजन के बढ़ा हुआ है। अब जब इस तरह के इमोशनल टर्मोइल्स कॉन्स्टेंटली बॉडी में चलते हैं, विच लीड्स टू डिसफंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, तो दैट लीड्स टू स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी, पैथोलॉजी डेवलप होती है। कंटिन्यूअस बीपी हाई है तो ब्लड सप्लाई में जो आर्टरीज में जो बीपी जा रहा है वो काफी फुल प्रेशर से जा रहा है, थ्रोम्बिंग हो रही है। अब उन सबके चलते क्या होता है फिर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर आर अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट माइंड में चल रहे हैं, दे कैन रिजल्ट इन परमानेंट फिजिकल चेंज एंड डिजीज, राइट। अब जो देखा गया है पास्ट में, जो भी हम स्टडीज करते हैं, अगर आप लोग भी अपने पुराने पेशेंट्स को एनालाइज करेंगे, उनकी डिजीज कंडीशन जो आज जिस पैथोलॉजी को लेके आपके पास आए हैं, जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके आए हैं, जब डीप डाइव करेंगे, पेशेंट्स को ध्यान से सुनेंगे, एज ए पेश डॉक्टर हमें क्या करना है मैं आगे बताऊंगा एक दो स्लाइड्स के अंदर, तो आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे। लाइक अगर बहुत सीवियर ग्रीफ है पास में किसी के फ्रॉम चाइल्डहुड, तो दैट लीड्स टू एस्थमा। तो grief always manifests physically, often leading to respiratory issues like asthma, some cardiac problems. As emotional distress takes a toll on the body's vital function, जो स्ट्रेस है वो टर्मोइल दे रहा है, वो डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, जहां पर कंटिन्यूड फियर एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी, that disrupt endocrine function, resulting in thyroid disorders, skin conditions, demonstrating how unresolved emotions can profoundly affect the physiological well-being. अगर आप जो केस टेकिंग ले रहे हैं, किसी की ओपन माइंड सुन रहे हैं, बिना इंटरप्ट किए सुन रहे हैं, तो आपको ये चीजें रेगुलर नहीं डेफिनेटली मिलेंगी कहीं ना कहीं। आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं बोल रहा हूं वो परफेक्टली फाइन है, बट हैविंग सेड दैट इट हैपेंस 90% केसेस के अंदर। अगर क्रॉनिक ग्रीफ है, एस्थमा मिलेगा, कांस्टेंट फियर इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं स्किन डिसऑर्डर्स और थायराइड डिसफंक्शनिंग मिलेगी, सप्रेस्ड एंगर है, बहुत ज्यादा सप्रेस्ड एंगर है, तो वहां गैस्ट्राइटिस मिलेगी, गैस्ट्राइटिस मिलने के चांसेस है, हाइपरटेंशन मिलने के चांसेस है, राइट। सो हाईलाइटिंग द कनेक्शन बिटवीन इमोशनल स्ट्रेस एंड फिजिकल आउटकम, वो एंगर भी जो है आपकी इन दोनों चीजों को क्लब करके डिस्क्रिप्शन देगा। तो फाइनली कंक्लूजन मतलब क्या हुआ, जो मैंने अपनी शुरुआत की थी लेक्चर की, कि कोई भी चीज हवा में उत्पन्न नहीं होती, उसके पीछे कोई कारण होता है। सो द बॉडी नेवर फॉल इल सडनली, इट क्राइज साइलेंटली थ्रू सिम्टम्स व्हेन इमोशंस आर इग्नोर्ड। हम लोग बोलते हैं ना, मतलब व्हाट इज द डिजीज, इट्स अ क्राई ऑफ वाइटल फोर्स। एंड क्राई ऑफ वाइटल फोर्स कहां से आएगी, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सिम्टम आएगी, इन टर्म्स ऑफ मेंटल सिम्टम आएगी। तो उन सिम्टम्स को देख के परख के अगर हम एनालाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ हिस्ट्री में, उसकी पर्सनल हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में, उसकी पेरेंटल हिस्ट्री में, या उसकी व्हेन द पेशेंट इज इन इन द वूम, वहां कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा डेफिनेटली मिलने वाला है। उसी ट्रॉमा को हमें सर्च करना है, उसी ट्रॉमा पे हमें काम करना है, एंड वी गेट द रिजल्ट्स। सो दिस आर सम मोर एग्जांपल व्हिच आई एम ट्राइंग टू कोट। जब ग्रीफ की बात करते हैं, सडन किसी लॉस की बात करते हैं, पुराने इमोशनल लॉस है किसी को, तो दैट मैनिफेस्ट चेस्ट टाइटनेस, लंग इश्यूज इफेक्टिंग ब्रीद। आपने देखा ना, जब किसी को बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है तो सुक्कियां भरता है, सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, दैट डेफिनेटली लीड्स टू लंग इश्यूज। फियर एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड फंक्शन, स्ट्रेस से, ये मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था। सप्रेस एंगर मैंने बताया आपको, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, लिवर डिसफंक्शन, गिल्ट, और जहां सेल्फ ब्लेम की बात आती है वहां स्किन डिजीज हमें कहीं ना कहीं मिलती हैं। इनसिक्योरिटीज आती हैं, इनसिक्योरिटी ऑफन इंपैक्ट द एंडोक्राइन सिस्टम, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशूज। इनसिक्योरिटी की अगर मैं बात करता हूं, जो मैंने एग्जांपल, इसमें एग्जांपल तो नहीं दिया, जो उसमें मैं पॉइंट लिख रहा हूं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, ये केस मुझे याद आ रहा है जिसको मैंने मेंशन तो नहीं किया आपने आगे स्लाइड्स में, बट बात करते करते याद आया, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। एक ये केस मैंने कार्मिक हीलिंग में भी आप लोगों को दिया था, मैं दोबारा उसको ही मैं नरेट करता हूँ। ये बात करीब करीब आज से 15 साल पुरानी है, ऑलमोस्ट 2010 और 12 की बात है। अ गर्ल केम टू मी फ्रॉम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड स्टेट, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, रामनगर। वो लड़की 22 साल की थी, उसे कभी पीरियड्स नहीं हुए थे,
राइट। डिस्कशन स्टार्ट किया, शी वॉज अ हैप्पी गर्ल, अच्छी पढ़ने में, अच्छी विचारों की और मस्त रहने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस पीरियड से नहीं हुए थे। नाउ दे प्लानिंग फॉर मैरिज बट पीरियड नहीं हुए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। आई स्टार्ट डीप डाइविंग इनटू द सिस्टम, कॉन्स्टेंटली बात करता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं घुसा उनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर, जब बात हुई, उसके पेरेंट्स से बात हुई, फादर से, मदर से। फाइनली आफ्टर सम टाइम मुझे उसकी मदर से पता लगा दैट शी वॉज द फोर्थ गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली। और चूंकि पहली तीन लड़कियां थीं, तो वहां फोर्थ प्रेगनेंसी में उस मदर का अल्ट्रासोनोग्राफी कराया गया, सेक्स डिटर्मिनेशन कराया गया, जो कि प्योरली इलीगल था। और जब पता लगा कि फिर लड़की है, तो देवर बाउंड हर टू गो फॉर द अबॉर्शन। जहां उसने फाइट किया, फाइट करके लड़ा, लड़के उसने उस बच्चे को रखा, एंड फाइनली शी डिलीवर्ड द डॉटर। तो वहां उस बच्चे के मन में जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आई थी फॉर बीइंग अ गर्ल अपने पेरेंटल की वजह से, दैट इनसिक्योरिटी लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, और बच्चे को पीरियड नहीं हुआ। द वूम डिनाइज टू बी अ लेडी। अगर हम रूब्रिक्स में जाएंगे तो हमको ये मिलता है, इनसिक्योरिटी लीडिंग टू मैल डिसफंक्शन। और मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम 30 में दिया था, और टू माई एस्टॉनिशमेंट एंड रियल फैक्ट मैं केसेस प्रेजेंट कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। चार थ्री वीक्स के बाद शी हैड इमेंस पीरियड्स, और आज वो लड़की माँ बन चुकी है, दो बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनसिक्योरिटीज आती हैं कभी भी पास्ट में, उससे कुछ ना कुछ क्रिएट होता है। और जैसे कि मैंने अभी बता रहा हूं आपको कि दीज पैटर्न्स आर टेंडेंसीज एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रिजिड रूल्स। मुझे जो मिला मैंने वो किया, और जो रिजल्ट्स मिले मैं वो आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है ये रिजिड रूल्स हैं। पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑफ योर प्रैक्टिस, रेगुलर थिंकिंग, रेगुलर एनालाइजिंग, अपने पेशेंट से बात करके, उनकी केस हिस्ट्रीज पे बात करके, उनकी पास्ट हिस्ट्रीज पे, पेरेंटल हिस्ट्रीज पे, जब कुछ चीजें मिलती हैं इस टाइप की, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की, इमोशनल स्टेटस की, एक्सप्रेशंस की, किसी फियर की, तो वी आर एबल टू जज इट आउट विद सम, कनेक्टेड आउट विद सम डिजीज कंडीशन which leads us to a relaxation of thing, right? तो अब एज ए फिजिशियन अगर मैं बात करता हूं, मतलब सबसे पहली चीज, आप सभी लोग बहुत सालों से प्रैक्टिस में हैं। मुझे लगता है कि जो एक्यूट और क्रॉनिक केस में हमारी काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट इन बोथ द केसेस। एक्यूट केस में कई बार हम लोग सिम्टोमेटिक काम करते हैं, हम कीनोट प्रिस्क्राइबिंग करते हैं, हम रेड लाइन सिम्टम प्रिस्क्राइबिंग करते हैं, हम लोग थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबिंग करते हैं। बट क्रॉनिक केसेस के अंदर वी कैन नॉट गो विद दैट। सो वी हैव टू थिंक समथिंग बियॉन्ड द सिम्टम, जिसको मैंने नाम दिया, मैंने क्या नाम दिया आप सभी लोग जानते हैं, इसका होलिस्टिक केयर। मतलब अंडरस्टैंडिंग द पर्सन एज अ होल। बिकॉज जो हीलिंग है वो रिक्वायर, दैट हीलिंग रिक्वायर्स द अटेंशन ऑफ अ डॉक्टर इनसाइड द डेप्थ ऑफ द पेशेंट एज अ होल। होल का मतलब सिर्फ वो इंडिविजुअल नहीं है, होल का मतलब है उसके पास्ट सिम्टम्स, होल का मतलब ये पर्सन एज ए इंडिविजुअल, होल का मतलब है उसके इमोशनल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी एनवायरमेंटल स्टेट, उसकी फैमिली स्टेट, उसकी सर्कल, फैमिली सर्कल। तो सब कुछ जब हम क्लब करते हैं तब मिलता है होलिस्टिक केयर। और सिर्फ डिजीज बेस पे काम करने पे जो मुझे लगा, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन सॉरी द क्रॉनिक केसेस। सो एज ए फिजिशियन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कैंट साहब भी कहते हैं, जो हेनीमैन साहब भी कहते हैं कि वी शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर, वी शुड बी एन एक्टिव लिसनर, वी शुड नॉट बी प्रेजुडिस। तो आप जब काम करें तो कोशिश करें जानने की कि पेशेंट बोल क्या रहा है, और उस बोलने के पीछे से उसका मतलब क्या होता है। सो लिसनिंग बियॉन्ड द वर्ड्स एंड द सिम्टम, मतलब हमें कहीं ना कहीं इन बिटवीन ऑफ लाइन भी पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जर्विंग पेशेंट्स इमोशनल क्यूज, बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर डीपर कनेक्शन। अगर पेशेंट को हमारे पे ट्रस्ट नहीं होगा तो वो अपने इमोशंस को खुल के कभी नहीं बताएगा। दूसरी बात जो मैंने पहली लाइन बोली, लिसनिंग बियॉन्ड वर्ड्स एंड सिम्टम्स, ये शायद हम डे टू डे अगर हम बातचीत में अगर अंदाजा लगाते हैं, तो जब हम अपने डिस्कशंस कर रहे होते हैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, पति से, जिससे भी कर रहे होते हैं, तो जिस काम को हमें करना होता है, या जिस काम का हमारे दिमाग में उस महत्व होता है, तो वी ट्राई टू एम्फसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट। तो एक ही बात को कहने के डिफरेंट तरीके हो जाते हैं, और उस तरीके से हम ये जज कर सकते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक सिंपल सी बात है, अच्छा, एक वर्ड बोला अच्छा, मतलब ओके। अब मैं सिर्फ ओके बोल रहा हूं, लेकिन ओके को
बोलने के तरीके से, उस शब्दों और शब्दावली को जब हम जिस तरीके से नरेट कर रहे हैं उसके मतलब बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने कुछ पूछा कि मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, आपने कहा ओके। ओके मीन्स ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ मैंने ऐसी बात बताई जो कि आपके लिए एस्टोनिशिंग है, कुछ कुछ आश्चर्य करने वाली, तो यही ओके लंबा हो जाता है। ओके, बात तो वही है बट ओके, मतलब हम जज कर पा रहे हैं। कहीं क्वेश्चन मार्क आता है जो आपको कहीं समझ नहीं आ रहा, ओके, मतलब आपका वही वर्ड है। तो यही हमें काम करना है अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे, कि जब पेशेंट हमसे बात कर रहा है तो नंबर एक, उसको इंटरप्ट ना करें, ध्यान से उसकी बात सुने और ये समझें कि पेशेंट कहां पर किस वर्ड पर क्या एम्फसाइज कर रहा है। और एक बात समझिएगा दोस्तों, ये जो वर्ड का एम्फोसिस है ये जानबूझ के नहीं होता। मुझे कोई बात, ये एक्टिंग नहीं हो रही है, फिल्मों की एक्टिंग नहीं है जहां वो एम्फसाइज कर रहे हैं अपने वर्ड्स को। ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में वो उसी वर्ड पे एम्फसाइज करेगा जहां उसको कनेक्टिविटी दिखेगी अपने इंटरनल इमोशन से। राइट, सो कहने का मतलब ये है कि जब हम उसके ट्रांसपायर्ड, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग उसके इलनेस से अलावा है, जैसे लिखा मैंने, अंडरस्टैंडिंग व्हाट ट्रांसपायर्ड प्रायर टू द इलनेस कैन रिवील क्रिटिकल इंसाइट्स इनटू द पेशेंट्स इमोशनल स्टेट एंड ओवरऑल वेलबींग। हम लोगों ने ये जब केस टेकिंग पढ़ते थे बचपन में, अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो हम ये पूछते थे ना, रिकॉर्ड जब पास हिस्ट्री लेते हैं, ये बीमारी कब से है, आपको एक पेशेंट सोरियासिस का आया, एक केस में बताऊंगा अभी आप लोगों को। सर कब से है, बोले 15 साल से है, उससे पहले क्या फॉर था, ये था ये था। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अच्छा वो समय बताइए जब आप बिल्कुल ठीक थे, जिससे पहले कोई दिक्कत ही नहीं थी आप। उसने बताया जी वो जो मैं मेडिकल थर्ड ईयर में था तब मैं बिल्कुल ठीक था, उसके बाद दिक्कतें होनी शुरू हुई। तो मतलब हम लोग आरसीए की बात कर रहे हैं, रूट कॉज एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्या हुआ उस थर्ड ईयर के जीवन में आपके साथ में जिसके बाद ये दिक्कतें होनी शुरू हो गई। तो वहां से हमारा निकल के आता है कहां से क्या एक कुछ डिफरेंट सा ट्रांसपायर्ड हुआ, कुछ प्रॉब्लम प्रायर आई जिसके बाद से बीमारियां आनी शुरू हुई। राइट, सो इस सब को जांचने का तरीका यही होगा, जब हम उस बंदे को जो हमें बैठा हुआ है पेशेंट, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। और शायद इसीलिए कहते हैं कि जब आइडेंटिफाइंग फीलिंग्स दैट वर नेवर कन्वेड कैन हेल्प अनकवर सिग्निफिकेंट इमोशनल बैरियर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पेशेंट्स कंडीशन। अनएक्सप्रेस्ड इमोशन जिसकी बात मैं कर रहा हूं, द इमोशंस आर टोटली अनएक्सप्रेस्ड। क्यों? अब हस्बैंड वाइफ आए हैं, बैठे हैं मेरे पास, शादी को 5 साल हो गए, दे आर नॉट हैविंग एनी इशू, सेंस ऑफ इनफर्टिलिटी, क्या मुझे बच्चे चाहिए, हमारे को फैमिली आगे बढ़ानी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो है। जब हम उनसे सेपरेटली बात करें, दबा इकट्ठे बात करें, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि या तो किसी बात पे हस्बैंड की वाइफ कॉन्ट्राइंडिकेट कर रही है, या वाइफ की बात पे हस्बैंड कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहा है। और इंडिकेशन के साथ साथ हो सकता है कि दे आर एबल टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू द कॉन्ट्राइंडिकेशन, या हो सकता है कि वो बात ही ना करें, सुन के उसके एक्सप्रेशंस को आप देखेंगे वो डिफरेंट मिलेगा। तो ये जो अनएक्सप्रेस इमोशन है उसको हमें जो है निकालना है उस पेशेंट में से, और वो तभी होगा जब हमारा और पेशेंट के बीच में प्रॉपर ट्रस्ट बना हुआ होगा। जैसे लास्ट मैंने लिख रहा हूं कि हैबिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडेंटिफाइंग फीलिंग दैट वर नेवर कन्वेड कैन हेल्प अनकवर इन, ये दोबारा लिख दिया है मैंने। बट हैबिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मींस कि मैं बार बार कन्फ्लिक्ट तो कर रहा हूं, बट कन्फ्लिक्ट हो किस बात पर है वो क्लैरिटी नहीं आ रही, उसको सर्च करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उस पर्सन को एज ए होल समझेंगे, कहाँ वो काम करता है, किस घर में रहता है। जिस एग्जाम्पल हुआ, हमारे पास एक केस आता है जिसको रेगुलर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, रेगुलर जो है उसको एस्थमेटिक अटैक आया करते थे, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट रहता था। फैमिली हिस्ट्री में कोई एस्थमा नहीं, फैमिली हिस्ट्री में कोई ब्रोंकाइटिस नहीं, ही इज अ नॉन स्मोकर, ही इज नॉट अ पैसिव स्मोकर इवन, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बढ़िया जीवन सब कुछ। जब हिस्ट्री जाननी शुरू करी, बात करनी शुरू की, पता लगा कि घर के जिस हिस्से में वो रहता था उस कमरे में कभी धूप नहीं आती थी, खुली हवा नहीं आती थी, प्लस उसने अपने कमरे में एक कारपेट बिछाया हुआ था, तो वहां मिल गया कि वहां डस्ट माइट्स थी, देर आर डस्ट माइट्स, उस कमरे में खुली हवा नहीं थी, प्योर ऑक्सीजन नहीं थी, एंड दैट लीड्स टू द कंजक्शन इन द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहां से उसको ब्रोंकाइटिस होता था। हमने सिर्फ उसका कमरा चेंज करवाया, राइट, उस कमरे में खिड़की थी वो करवाया, अगर संभव हो पाया तो जहां पर धूप आ रही है वो करवाया, पर वहां पर धूप नहीं थी, बस एक ओपन विंडो बनाई। और बिलीव यू मी गाइस, ये करने के बाद बिना मेडिकेशन दिए ही पेशेंट जो है 1 से 1.5 महीने में ऑलमोस्ट 90% रिकवर हो गया। मेडिसिन अपनी जगह काम कर रही थी, बट वो थोड़ा सा एनवायरमेंट, जैसे एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, एग्जांपल तो नहीं कहूंगा मैं इसको। जब हम कैंट के लेक्चर्स पढ़ते हैं या हैनिमैनियन थ्योरीज पढ़ते हैं पुरानी, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने मॉडर्न साइंस में कि IQ होता है कि EQ होता है, राइट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन। अब डिफरेंस क्या है एक लिविंग बीइंग में
जो कि जानवर भी हो सकता है, एक लिविंग बीइंग में जो कि एक मछली है, पानी में रहने वाली, उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर रहने वाले जानवर, और एक इंसान। आईक्यू उनके पास भी है, आईक्यू हमारे पास भी है, बट एक जो इमोशनल क्वेश्चन है जो हम डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो वहां नहीं मिलता। शायद इसीलिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर उस भगवान ने भी ध्यान दिया कि जमीन के ऊपर रहने वाले जानवर अलग होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है, एनाटॉमी अलग होती है। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग होती है, और पानी के अंदर रहने वाले की एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग होती है। अब हम एज ए ह्यूमन, हमारे पास आईक्यू है, ईक्यू है, हम पानी के अंदर नहीं आ सकते, बट वी हैव सम एक्स्ट्रा ब्रेन टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी। और हमने एक सबमरीन बना दी, बोट बना दी, शिप बना दिया, अब हम पानी में जा सकते हैं। हमने एरोप्लेन बना दिया, हम आसमान में जा सकते हैं। तो हम उस एनवायरमेंट में रह नहीं सकते, बट अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज से वहां जा सकते हैं। तो इसी सबका प्रारूप जो मिलता है वो होलिस्टिक केयर के हिसाब से मिलता है, राइट। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा केस रखूंगा जो मेरे पास आया था करीब 1.5 2 साल पहले। इट्स अ फीमेल ऑफ 43 ईयर्स, क्रॉनिक माइग्रेन की प्रॉब्लम थी इस लेडी को, जो करीब 18 साल से थी। और जब इमोशनल फैक्टर्स थे, वही क्लासिकल पेन लेफ्ट साइड में होता था, कभी राइट साइड में होता था, पेन बस्टिंग पेन होता था, कभी ऑक्सीपिट रीजन में है, कभी टेम्पोरल रीजन में है, कभी वट रीजन पे है। हर बार पेन के साथ जो है नौजिया होता था, वॉमिटिंग होती थी, उल्टी आने के बाद आराम मिलता था, अंधेरे कमरे में रहना पसंद था, वो सब चीजें थी। टेरेंटुला दिया गया, कोई आराम नहीं मिला, और दिया गया। जब उसमें डीप डाइव किया गया सिस्टम के अंदर, उससे डिस्कशन किया गया, तो जो इमोशनल फैक्टर कंट्रीब्यूट किए उसके कंडीशंस को, उसमें क्या था कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग सप्रेस्ड एंगर मिला मुझे, ओवर रिस्पॉन्सिबल नेचर, अनेबल टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन इन द मैरिज। हस्बैंड वाइफ आए थे, परेशान थी, दिख रहा था कि हस्बैंड जो बोल रहा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, जो वो बोल रही है उसको हस्बैंड कन्फ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन बोलना नहीं। तो जो गुस्सा था मन में भरा हुआ था, पढ़ी लिखी लेडी, जॉब करती थी बिफोर मैरिज, मैरिज के बाद जॉब छुड़वा दी, तो शी वॉज टोटली अ होम मेकर। कोई भी काम करना है उसको परमिशन लेनी है, जहां शादी से पहले टोटली इंडिपेंडेंट लाइफ जीती थी, अब डिपेंडेंट लाइफ आ गई। ओवर रिस्पॉन्सिबल नेचर था, ट्राई टू प्लीज एवरीबडी, सबको खुश रखना है, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देना, कभी अपने डिससेटिस्फेक्शन को, कभी अपने डिजायर्स को, कभी अपनी प्रॉब्लमेटिक एरियाज को किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं करना। और इस केस के अंदर उसको नेट्रम म्यूरेटिकम दी गई, और नेट्रम म्यूरेटिकम से देने के बाद जो चेंजेस आने शुरू हुए 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर, सबसे पहले जो उसको इमोशनल बर्स्ट था वो रिलीफ हुआ। जो पिछले 2 3 मीटिंग में बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट दिखती थी, बोलती नहीं थी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आई। और साइमल्टेनियसली उसकी माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो रिलीव होनी शुरू हुई, और इमोशनल एक्सप्रेशंस रिलीव हुए। 1.5 से 2 महीने के बाद दोबारा इम्पैक्ट आया था, तो मैंने नेट्रम 1M की जगह नेट्रम 1M+1 दिया। एंड फाइनली उसकी जो इमोशनल जो सप्रेस था वो रिलीज हुआ, उसने बात करनी शुरू करी, उसने बोलना शुरू किया, उसकी प्रॉब्लमेटिक एरियाज सॉल्व हो गया। तो अगर मैं सिर्फ माइग्रेन के बेस पे उसको बेलाडोना, ग्लोनाइन, लेकेनाइनम, लेकडेफ्लोरोटेम, या कुछ भी नोजिएटिंग में एपिकॉक, आर्सेनिक में कुछ भी देता रहता, टेरेंटुला एच, मुझे आराम नहीं मिलता, नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने टेरेंटल एच से इसको स्टार्ट किया था, टाइम कम था फर्स्ट में। जब सिम्टम जानने शुरू हुए, जानकारी होनी शुरू हुई, और जब मिला कि वहां पर कंडीशन टोटली लॉन्ग स्टैंडिंग सप्रेस्ड एंगर की थी, ग्रीफ की थी, अनएक्सप्रेसिबिलिटी की थी, एंड इन दैट कंडीशन द नेट्रम म्यूरेटिकम गिव्स मी अ वंडर, राइट। एक केस मैं और दूंगा आप लोगों को। एक सोरेसिस का केस था। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्पली सॉरी, मैं पेशेंट की फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज पेशेंट से मैं जब क्रॉनिक केस लेता हूँ तो उनसे एक मैं साइन करवाता हूँ, अंडरटेकिंग या कंसेंट लेटर, जिसमें लिखा होता है कि वी विल बी टेकिंग योर फोटोग्राफ्स फॉर एजुकेशन पर्पस और पब्लिकेशन और मार्केटिंग पर्पसेस। तो वो उस पर टिक करता है, तभी मैं फोटो पब्लिश करता हूँ। तो इस पेशेंट ने मुझसे मना किया था कि मुझे फोटो पब्लिश मेरी नहीं करोगे फेस की, दैट्स वाई जस्ट एन इमेज विच इज बीन डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल। दोस्तों ये 47 ईयर्स का मेल था, जो करीब 17 ईयर्स से सोरेसिस से पीड़ित था। हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक स्किन एलिमेंट्स थी इसके अंदर, डायग्नोस है सोरियासिस, वर्क प्लेस इम्यूलेशन था, अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट थे, हाईलाइट द प्रोफाउंड माइंड बॉडी कनेक्शन, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कंडीशन। तो थिंग वाज दैट कि ही इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, अपने काम से मतलब रखता था, और चूंकि इसका नेचर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर का था,
हर एक से हंसता बोलता नहीं था, हंसमुख नेचर का नहीं था। तो उस कंडीशन में इसको काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन भी फेल करना पड़ता था। ओवर टाइम ये करता था, काम का जो सो कॉल्ड बेनिफिट है वो और लोग ले जाते थे, काम किसी का मिलता किसी को था। तो वो कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलेशन चलता रहा। तो फिजिकल सिम्टम क्या थे? रेड, टिपिकल क्लासिकल कोरोसिस था, रेड रेज पैची ऑन स्किन, सिल्वरी वाइट स्केल थे, ड्राई स्किन थी, क्रैक थी, इचिंग थी, बर्निंग थी, स्किन थिकन थी। ये तो क्लासिकल सोरिसिस था। बट जो मेंटल इमोशनल जब मिला डिस्कशन के साथ में, जब से ये जॉब में था ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 20-25 ईयर्स, 18-20 साल से जॉब में था, ये 20 साल से 25 साल से ऑलमोस्ट, मोटा मोटा वर्क प्लेस में इमोल्यूशन था, बहुत रिजर्व नेचर का, स्ट्रॉन्ग सेंस था उसकी कि मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है। जब जब एप्रिसिएशन की बात आ रही है, जब एनुअल अप्रेजल की बात आ रही है, तो मुझे नहीं मिल रहा, मेरे कुलीग्स को मिल रहा है। इंसल्ट्स को ब्रूड करता था, रिवेंजफुल थॉट प्रोसेस था, रिवेंज ले नहीं पाता था, अपने बारे में कोई डिस्कशन करने को तैयार नहीं था। अब इन सब सिम्टम पे जब केस को रिपोर्टाइज किया तो द मेडिसिन कम्स आउट स्टेफिस एगेरिया। और स्टेफिस एगेरिया ने गाइस लिटरली मेरेकल किया मेरे सामने। उसकी कुछ ही हफ्तों में जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन था, आंखों में डलनेस थी, कहीं बोलना नहीं, वो क्लैरिटी आनी शुरू हुई। और ग्रेजुअली स्किन की क्लिनजिंग भी स्टार्ट हो गई। समय लगा, ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने। मैंने कोर्स स्टेफिस रिपीट भी करनी पड़ी, बट नॉट इन रेगुलर कोर्स। ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद फर्स्ट रिपीटिशन आया था। उसके बाद एक बार उसको मैंने कुछ एसओएस के रेमेडी पे फिर जुकाम खांसी आया था, एलर्जी आई थी, मैंने एलएमसी पर भी दिया था। तो कहने का मतलब ये उस स्टेफिस एगेरिया ने जो सोरियासिस 18 साल से कहीं कंट्रोल में नहीं आ रहा था, दैट स्टार्टिंग गेटिंग कंट्रोल। तो मतलब अगर मैं उस इमोशनल सप्रेशन को भी निकालने में कामयाब हो जाता हूं तो फिजिकल एलिमेंट्स खत्म होती हैं। और दोस्तों, ये काम सिर्फ हम लोग, मीन्स अ डॉक्टर इन होम्योपैथी, ट्रेन डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर, सिर्फ वही काम कर सकते हैं कि अपने उस सप्रेस्ड इमोशन को निकाल के, सेल्फ इमेज कॉन्फ्लिक्ट को हटा के, हम सिर्फ इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर सकते, बट जो कंडीशनल स्किन एलिमेंट्स है उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। अब कहते हैं वाई सप्रेशन मैटर्स। सप्रेशन से क्या होगा? मैंने फर्स्ट लाइन में भी स्टार्ट यही किया था। आजकल लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रांग बनो, रो मत ना, आगे बढ़ो, मूव ऑन। लेकिन जब हम कंटिन्यूड सप्रेशन की बात करते हैं इमोशंस की, तो दैट लीड टू डीपर हेल्थ इशू। नेचर नेवर फॉरगेट्स, often manifesting unresolved feeling into chronic ailments that evolve from acute issues. Homeopathy offers a path for safe emotional expression and rebalancing। मतलब एक बार जो नेचर में घटना घट जाती है, नेचर उस चीज को कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, और इवेंचुअली वही चीजें लौट के भी आते हैं। हम छोटे बच्चे जब वो क्रॉल कर रहे होते हैं घर में, तो हम लोगों के घरों में जो नीचे वो स्विच बोर्ड होते हैं, बच्चे उसमें उंगली डालते हैं, फिर करंट मारते हैं, स्विच खोल लेते हैं। और अगर एक बार करंट लग जाए, वो दोबारा कभी भूलते नहीं है, उसमें उंगली नहीं डालते। बड़ा बेसिक सा वियर्ड सा एग्जांपल है, बट ये है। तो अगर हमारे पास वो छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी, बार बार रोका टोकी होती रहेगी, कन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता दैट कंडीशन बिकम्स क्रॉनिक। और वहां पर हमारा रोल जो होता है कि उस इमोशनल एक्सप्रेशंस को बस्ट आउट करना, उसकी लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस में, उसकी फैमिली लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना, एंड फाइनली उसको क्योर की तरफ ले जाना। तो होता क्या है, जब डिजीज डीपर जाती है, वो माइंड से फंक्शनल एलिमेंट्स आती है, फंक्शनल एलिमेंट से स्ट्रक्चरल लेवल पे आती है, इस तरह एक्यूट क्रॉनिक बनती है, फाइनली इट कम्स टू इनक्योरेबल स्टेज। तो अगर हम उस इनक्योरेबल स्टेज से पहले उसे पकड़ ले और किसी तरीके से उसकी सो कॉल्ड सप्रेस फीलिंग्स को, उसकी खुशी को, उसके दुख को अगर हम उसके अंदर से निकाल सके, बिलीव यू मी गाइस, द थिंग चेंजेस। तो नाउ व्हाट वी डू, जो मैं होलिस्टिक केयर की बात कर रहा हूं आपको, राइट? सो वी एज होम्योपैथ promotes holistic healing by emotional balance, mental clarity, physical recovery। यही सब बात मैं कर रहा हूं ना आप लोगों से इतनी देर से। तो जो इंटरकनेक्शंस है माइंड, बॉडी और वाइटल फोर्स में, उनमें हार्मोनी क्रिएट करना। जैसे एग्जांपल हम देते हैं इसका, बड़ा छोटा सा इजीली समझ में आने वाली बात है। बात तो बेसिक होम्योपैथी की है, बट लिंक करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं,
एक कमरे में 3 लोग बैठे हुए हैं, एक तबला बजा रहा है, एक हारमोनियम बजा रहा है, एक गिटार बजा रहा है। जिसके जो मन में आया बजा रहा है, तो क्या होगा? शोर। और वो तीनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, इट बिकम्स म्यूजिक। तो म्यूजिक इज नथिंग बट हेल्थ, और दैट शोर इज नथिंग बट डिजीज। तो हम एज ए होम्योपैथी डॉक्टर उन सारे बैलेंसेस को क्रिएट करने की हेल्प करते हैं। दैट इमोशनल बैलेंस रिस्टोर इनर पीस एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी। द मेंटल क्लैरिटी जो आती है, उससे परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज आती हैं। फिजिकल रिकवरीज जो होती हैं, उससे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग आती है। तो व्हाट इज अस, हमारा पाथ क्या है? हम लोग क्या पाथ क्रिएट करते हैं? सेल्फ इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड रीबैलेंसिंग। पेशेंट बोलता है आके, डॉक्टर साहब ज्यादा आराम तो नहीं है खुजली में, पर मेंटली लग रहा है, मुझे काफी बेटर लग रहा है। मतलब जब उसने बोलना शुरू किया कि आई एम फीलिंग लाइटर, मुझे कुछ हल्का लग रहा है, आई होप कि हाँ मेरी अब कंडीशन रिकवर होनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि हमारी वाइटल फोर्स ने अब करेक्शन स्टार्ट कर दिया है। हम लोग बात करते हैं ना सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की। तो जो पेशेंट्स के स्टेटमेंट्स है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि ध्यान से सुनो, उसके वर्ड्स के बीच में से पढ़ो, वहां वो वर्ड बताते हैं कि अब वाइटल फोर्स ने करेक्टिंग अपना मेजर स्टार्ट कर दिया है, अंदर से ओवरऑलिंग स्टार्ट कर दी है, इंटरनली उसने सारा रिवैम्पिंग स्टार्ट कर दिया है, रीबूटिंग स्टार्ट कर दिया है, और चीजें अब स्वास्थ्य की तरफ जा रही हैं। एंड दैट हेल्प्स अस फॉर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन एज वेल। ये कुछ एक छोटा सा मुझे मिला था कि ग्लोबल इमोशनल क्लाइमेट क्या होता है, मतलब करंट जो बैलेंसिंग है कि आज के समाज में फियर, अनसर्टेनिटी, आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। कि जेंजी वाले तो हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, करना क्या है, अकेले रहना पसंद करते हैं, इनसिक्योरिटीज आती हैं। अब दीज फीलिंग्स जो हैं, ये फीलिंग्स सारी बहुत सिग्निफिकेंटली ये इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को, जिसमें इमोशनल, फिजिकल, हेल्थ कम सारे आउटकम्स आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ कैसे इफेक्ट हो रही है? फियर, जो कि मेंटल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। अनसर्टेनिटी, कुछ है ही नहीं, ये फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट करता है, जाना है नहीं जाना है, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। आइसोलेशन इमोशनल हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगेन इनसिक्योरिटी, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स करती है। तो अगर इन सब चीजों को हम ध्यान से काम करें, जैसा कि आगे लिख रहा हूं मैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर राइजिंग, autoimmune diseases are affecting many people, hormonal imbalance is common, psychosomatic illness are increasing। अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखेंगे, मुझे 26 साल प्रैक्टिस में हो गए, तो इनिशियल केसेस में, जब आज से मैं 20 साल पहले की बात करता हूं, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत कम आया करते थे। ऑटोइम्यून डिसीज, चाहे वो विटिलिगो की बात करूं, एड्स की बात करूं, या किसी और की बात करूं, वो कम दिखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि पहले डायग्नोसिस नहीं था, ये पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन इस तरह के फियर, अनसर्टेनिटी, आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी कुछ भी नहीं था। मैं बच्चा था, पढ़ता था, जो पेरेंट्स ने बोल दिया डन, उसमें कोई भी लड़ाई की बात नहीं थी। और आज हमारे बच्चे हर बात पे लड़ते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उनकी ही अपनी एक अलग लेवल की डिमांड होती है। आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद करते हैं मेरे बच्चे, तो वो सोलो ट्रिप पर निकल जाते हैं। मैं नहीं सोच सकता आज भी कि मैं सोलो ट्रिप पर जा पाऊं। तो ये सारी चीजें जब क्लब होती हैं, देन दे लीड्स टू अ डिजीज कंडीशन। हमें उसी चीज को निकालना है और चीजों को क्लियर करना है। अब होम्योपैथी क्या करेगी हमारी? जो मैं करता आ रहा हूं, वो ये आप सब लोग करते आ रहे हैं। बहुत क्लियर है कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करना है हमको, इंडिविजुअलिस्टिक नीड्स को क्लियर करना है, ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल वेलनेस को हमें जो है टारगेट करना है। तो इसी तरह के रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल फैक्टर्स इन हेल्थ इन क्रूशियल इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड प्रमोटिंग होलिस्टिक वेलबींग। अब ये स्लाइड इसलिए मैं दे रहा हूं आप लोगों को, दिस इज नॉट फॉर अवर्स डॉक्टर्स, क्योंकि मैं कई जगह जाके लेक्चर्स देता हूं जहां पर मैं व्हाट वी एज ए होम्योपैथ कैन डू, मैं वो भी देता हूं। तो ये स्लाइड बेसिकली एक नॉन मेडिकोस के लिए बनी हुई है कि बिकॉज वी एज होम्योपैथ आर वर्किंग एंड एम्फसाइजिंग ऑन इंडिविजुअलिस्ट नेचर। जिस तरह हम कहते हैं दो इंसान बराबर नहीं होते, जिस तरह हम कहते हैं दो सगे सिबलिंग भी बराबर नहीं होते, इवेंचुअली जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनकी भी सेम आते सेम चीजें नहीं होती, इसी तरह सेम फीवर की सेम फीवर दो लोगों में हो तो एक सिंगल मेडिसिन नहीं हो सकती। 10 लोगों में अगर सेम बुखार हो तो एक मेडिसिन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि बुखार का जो भी केस आया सबको हम क्रोसिन दे रहे हैं। हो सकता है एक में वो आर्थिन से ठीक हो रहा है, एक में फेरामेट से ठीक हो रहा है, एक में सिट्रॉन से ठीक हो रहा है, कहीं ब्राइनिया से, कहीं पल्सोटेला से। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो हम ढूंढते हैं वही हमारा काम करता है। और ये जो फ्लाइट थी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी। मैसेज जो दूंगा मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को, मेरे बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, मेरे साथी भी हैं, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो हाल फिलहाल में अपना BHMS कंप्लीट करके आज प्रैक्टिस में आए हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, डू नॉट रश फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। मेरे गुरु थे डॉक्टर राजकुमार जायसवाल, जो मुझे मेडिकल कॉलेज में आज से 30 साल पहले
मटेरिया मेडिका पढ़ाते थे और फिलोसफी पढ़ाते थे, वो कहते थे भाई बाहर वेटिंग हॉल में चाहे 100 लोगों की भीड़ हो, लेकिन ध्यान उस पेशेंट पे देना है जो आपके साथ अंदर केबिन में बैठा हुआ है। उसकी बात तसल्ली से सुनो। अगर वो ठीक हो गया तो अपने साथ बाहर जैसे और 100 ले आएगा। जिसको बाहर आपके लिए वेट नहीं करना वो आपका पेशेंट है ही नहीं। तो क्लियर सी बात है, कभी भी प्रिस्क्रिप्शन पर रश ना करें। हमेशा पहले ऑब्जर्व करें, समझें, जाने, एनालाइज करें। वन इमोशनल सेंटेंस में आउटवे 10 फिजिकल सिम्टम्स। 10 बातें प्रॉब्लम की बता दे, बट अगर एक इमोशनल सिम्टम मिलता है, जैसे हम कुछ भी बोलते रहे, आके पेशेंट बोल रहा है, पर एक पेशेंट आ रहा है जो आने के बाद क्या कर रहा है, वो मेज पे रखा हुआ स्टेथोस्कोप ठीक कर रहा है, राइट। कई बार जो है वो उठा के जो पेन रखा है उसे ठीक कर रहा है, पेपर वेट ठीक कर रहा है, बिल्कुल अनक्रश्ड शर्ट में या कपड़ों में बैठा हुआ है, स्ट्रेट बैठ रहा है। वहां में दिख रहा है कि सीवियर केस ऑफ फॉस्टिडियसनेस। एक पेशेंट फॉस्टिडियस है बट वो कुछ कर नहीं रहा, बता रहा है गलतियां। डॉक्टर साहब वो आपकी घड़ी टेढ़ी लगी हुई है, वो पेंटिंग टेढ़ी लगी हुई है, और एक है जो देखने के बाद उसे ठीक करने का प्रयास भी कर रहा है। अब इस मेंटल सिम्टम पे मैं या तो सीपिया दूंगा या आर्सेनिक दूंगा। जहां वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा, वहां मैं सीपिया दूंगा। जहां पेशेंट अपनी ओर से एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको ठीक भी कर रहा है, वहां मैं आर्सेनिक दूंगा। तो कोई भी सिम्टम हो, बट इस पर्टिकुलर वन इमोशनल सिम्टम पे, उसके अपने पर्टिकुलर मेंटल सिम्टम पे, आई थिंक आई विल बी एबल टू कवर अप all those 10 physical problems which he is sharing to me. So one well chosen remedy heals mind, body and vital force overall. इसीलिए हम लोग सिंगल प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, इसलिए हम लोग इंडिकेटेड रेमेडी की बात करते हैं, इसलिए हम लोग क्लासिकल होम्योपैथी की बात करते हैं। और जो सिंगल मेडिसिन दी जाती है वो तभी दी जाती है जब ओवरऑल डिस्कशन के बाद निकल के आती है। सो बेसिकली कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डिजीज बिगिंस इन द माइंड, बट हीलिंग बिगिंस इन अवेयरनेस। दिमाग से ही बीमारी उत्पन्न होती है, और फाइनली दुनिया को जानने के बाद वहीं से हम हीलिंग में उसकी हेल्प करके कर पाते हैं। तो एज ए होम्योपैथी, व्हाट इट रिस्टोर्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, द मेंटल पैटर्न्स एंड फिजिकल एक्सप्रेशन। जहां ओवरऑल मोडस ऑपरेंडी की बात करते हैं तो सब कुछ जुड़ के हीलिंग की तरफ ले जाती है। इसलिए क्लियरली कहा जाता है कि होम्योपैथी इज नॉट जस्ट अ साइंस और अ प्रैक्टिस, इट्स अ साइंस प्रैक्टिस बट अ हीलिंग आर्ट। एक खूबसूरत कला है ये। मुझे मेरे प्रिंसिपल सर थे मेरे मेडिकल कॉलेज में। आई डिड माय BHMS फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, एंड मेरा कॉलेज जो है स्टेट KG के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था मुरादाबाद में। डॉक्टर बर्मन, डॉक्टर अशोक कुमार बर्मन, आई लव दैट गाय, आई रियली हैट्स ऑफ टू हिम। उनकी कलम से नक्स भूमिका नहीं निकलती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर किसी को नक्स भूमिका लिख दी तो मरता हुआ आदमी मैंने ठीक होते। इंटर्नशिप के दौरान उनके साथ काफी काम करने का मौका मिला। तो वो नक्स भूमिका शायद 6 महीने की इंटर्नशिप जो हमारी हॉस्पिटल में वहीं कॉलेज में हुई थी, शायद एक या दो पेशेंट को नक्स भूमिका लिखी होगी, और हम धड़ल्ले से लिखते हैं नक्स भूमिका। तो मतलब ये है कि अगर हम समझ लें किसी एक, मतलब मैं ये आज ये मानता हूं कि अगर मैं एक रेमेडी भी अच्छे से पढ़ लूं, उसके इन एंड आउट सब कुछ समझ लूं, तो प्रैक्टिस हमसे दूर नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को सिंपल विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि पेशेंट्स को समझें, उनको सुने, बीमारी को समझें, पेशेंट को समझें। हमारे पास एज ए होम्योपैथ कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई एंटी एनर्जेसिक नहीं है, कोई एंटी एलर्जिक नहीं है। एंटीबायोटिक तो है ही नहीं ना हमारे यहाँ। बेसिक क्या है, सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर, सम से सबका उपचार। तो अगर एज ए पेशेंट होल बात करेंगे, जो हेनीमैन साहब की थ्योरी कहती है, जो कैंट साहब की थ्योरी कहती है, बोरिक की कहती है, तो आपको चीजें मिलेंगी। और मैं तो खुद की बात करूं तो मैं फिजिकल सिम्टम पे तो मैं ट्रीटमेंट करता हूं, पर अगर क्रॉनिक की बात आती है तो मुझे इमोशनल सब्जेक्ट्स पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, और उसी बेस पे मुझको बड़े अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टॉप माय वाणी टुडे। आज के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ गाजियाबाद में, ग्लैमबिट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स, जहाँ मैंने एक नए वर्ड का डिस्कवर किया जिसको मैं बोलता हूँ होम्यो एस्थेटिका।
एस्थेटिक्स प्लस होम्योपैथी, क्योंकि जितने अच्छे रिजल्ट स्किन में हमको मिलते हैं होम्योपैथिक में, उतने किसी को नहीं मिलते। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने होम्योपैथी डॉक्टर्स को आगे कुछ स्किल डेवलप करने में हेल्प करता हूँ। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। डॉक्टर दीपमाला, ओवर टू यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई एम वेरी वेल देयर टू आंसर। थैंक यू। यस हमारे पास, ये सर, एक हमारे पास क्वेश्चंस हैं। हाँ मैम, प्लीज। हाँ, चैट बॉक्स में। सर आप चैट। मैं खोल रहा हूँ मैम। मैम एक ही आया हुआ है, बस रूब्रिक आया हुआ है। हाँ, जो वो आप बता रहे थे, आप उसी से रिलेटेड रूब्रिक्स की पूछ रहे हैं। मैम इसमें जो रूब्रिक था वो था फियर ऑफ समथिंग बैड गोइंग टू हैपन। किन्हीं और का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर राम सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हाथ उठा हुआ है। हाँ हाँ, चलिए चलिए। थैंक यू दीपमाला एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर मित्तल सर। सर सर आप अपना पीपीटी रिमूव कर दें। मैम बस एक सेकंड देंगे मुझे, ये मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ, यस बंद सर। कीजिए। हाँ, डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर अमित मित्तल सर जी को। बहुत अच्छा लगा, आपने 3 बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए, और बीमारी का कारण भी 3 है। मेन कॉज ऑफ डिजीज सोरा राइट सर। साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। राइट। और आपने माइंड माइंड वाइटल फोर्स और बॉडी, राइट तीन सर। चीज तीन चीज बताए। और हम और एक 3 चीज जोड़ते हैं, सर। जो आपका फैमिली से आता है, माता पिता और गुरु। वाह। माँ जो है हमारे पेट में 9 महीना रखती है, अब पिता का दिया हुआ चीज और माँ का भी दिया हुआ चीज 9 महीना के बाद जब निकलता है, तो कितना स्वस्थ है कितना अस्वस्थ है, वो तो वहां फैमिली हिस्ट्री से पता चलता है। राइट तो सर। माता पिता गुरु, ये तीनों को हम प्रणाम करते हैं, है ना। और साथ में आपने जो बताए, बहुत बढ़िया एंगल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताए। सर। एक्यूट केस जो आपने बोला, सिम्टोलॉजिकल एंगल, है ना। तो राइट। सिम्टोलॉजिकल एंगल ओनली फॉर डील द एक्यूट केस, एंड विदाउट मियाजमेटिकल एंगल क्रोनिक केस कभी भी नहीं ठीक कर सकते हैं बिना मियाजमेटिकल एंगल से, है राइट। ना। तो मियाजमेटिकल एंगल क्या है? सोरा साइकोटिक एंसिप्लिटिक, है ना। राइट। हमारे हैंडमैन साहब एफ्रोजिन में लिखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में लिखे हैं, राइट। इंडिस्पोजिशन, राइट। मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज, सोरा साइकोटिक एंसिप्लिटिक। अब रहा बात माइंड पर, आपने जो द ग्लोबल इमोशनल क्लाइमेट के बारे में राइट। आप ज्यादा ज्यादा दिए, सर 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 उसमें सर। हम बताते हैं कि 50% बीमारी हमारी ओनली 1 वर्ड से आता है, जिसका नाम राइट। है फियर। फियर। फियर, फियर, बिल्कुल बिल्कुल डर, बिल्कुल बिल्कुल। इट इज इमोशनल फियर। बाकी राइट। बीमारी जो आता है वह सर। है एंगर, लोभी प्रवृत्ति, हम्म। ईर्ष्यालु माइंड, है ना, हम्म। इमोशनल। हम्म। जो हम्म। एनमैन साहब डील किए हैं माइंड का, कि जो है हाँ। बीमारी माइंड से होता है, बात भी सही है, बीमारी हाँ। माइंड से होता है। अब माइंड भी कहां से गाइड होता है? देयर राइट। आर थ्री इंजीनियरिंग इन द बॉडी। हाँ हाँ। फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब वातावरण, चितजल पावक गगन समीरा, सूरज रोशनी ब्यूटीफुल। हवा पानी, जिसकी डिस्टरबेंस होती है, जिसके कारण हमेशा बैठे रहते हैं कुर्सी पर जूता मोजा पहन के, धरती पर पैर नहीं रखते हैं, है ना। राइट। पेड़ पौधा या देख ही रहे हैं वातावरण का स्थिति, लड़ाई चल रही है, कितना ऑक्सीजन मिलता है ना। हम्म। तो इससे इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जब डिस्टरबेंस होता है, तो केमिकल इंजीनियरिंग, हम्म। यानी हमारे हार्मोनियल डिस्टरबेंस होता है। हम्म। हार्मोनियल जब डिस्टरबेंस होता है, तो हम एंगर में, स्ट्रेस में चले जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे हमारा वाइटलिटी डिरेंज होता है। अब हम्म। वाइटलिटी जब डिरेंज होता है, तो हमारा बॉडी बीमार पड़ता है। तो वह हम्म। हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो राइट। ग्रीन इंजीनियरिंग
यानी 3 कॉज ऑफ डिजीज, माइंड बॉडी, माइंड वाइटल फोर्स और बॉडी, मेन कॉज ऑफ डिजीज सोरा, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। बहुत अच्छा आपने बताए, इसलिए सर। बहुत बहुत बधाई हो और आगे आते रहें, इसके लिए सर। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राम परवेश साहब ने बहुत ही वैल्यूएबल अपना भी विचार व्यक्त किया। सर सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बताया कि देखिए डॉक्टर हरमन सर ने भी यही बोला है ना कि द डिजीज इन आवर माइंड नॉट इन आवर बॉडी। डेफिनेटली। बिल्कुल, तो कहते हैं ना वो मन रोगी तन क्या करे, तो हमें तो सबसे मन रोगी तन क्या करे। अपने सबसे पहले अपने मन को ठीक करना है, बाकी मन हमारा ठीक होगा तो अपने आप हम हेल्दी फील करेंगे। अभी आप मन में ही सोच रहे हो कि आप बीमार हो, आप वीकनेस फील कर रहे हो, और आप सोच लो कि आप अच्छे हो, हेल्दी हो, तो जो बीमारी रहेगी फिजिकली वो भी अपने आप सबसाइड हो जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि दुनिया की कोई दवा किसी मरीज को ठीक नहीं कर सकती जब तक वो मरीज खुद ना चाहे कि मुझे ठीक होना है। मन है क्या सोरा, सोरा थिंकिंग ही सोरा है, सोच ही सोरा है। बिल्कुल राम सर, आज वही तो कष्ट है कि आज के टाइम में सबका मन सो ही रहा है, सोच ही सबका मन सोरा जो है और सो ही रहा है, सो ही रहा है। तो बिना कहा गया है कि ये तो कोई डिजीज ही नहीं है बिना सोरा। सोरा तो ईच एंड एवरीबॉडी प्रेजेंट सोरा है। सोरा मदर ऑफ ऑल डिजीजेस सोरा, राइट मदर ऑफ राइट। ऑल डिजीज, समझे ना। और एक बात बोला गया है, धार्मिक भी विचार बहुत बढ़िया है। सुनो तात मानस रोगा जिनते दुख पावन सब लोग, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोही बीमारी का कारण है, लगाओ सबसे ज्यादा लगाओ है तो बीमारी के कारण अमृत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुद बाय द ज्यादा वे, पीजिएगा पेट खराब होगा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, आगे मैंने चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, किसी को कुछ भी अगर कुछ फर्दर कुछ डिस्कशन करना है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस वाई माय फेलो डॉक्टर्स ऑफ होम्योपैथी। मैं होम्योपैथी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कहीं भी करने को तैयार हूँ, एंड ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल गाइस। चलो डॉक्टर धनेश सर इज ऑल्सो हियर फॉर कंटिन्यूइंग द लेक्चर फॉर इंग्लिश। हाय सर, हाउ आर यू? Fine, sir. How's Kerala doing? It's very good, sir. Everything is going on good way, sir. Great sir, great डॉक्टर धनेश इज IFPH1 पिलर। चलिए। you. Thank you. Have a very wonderful day. So thank Bye you. everybody. Thank you. मित्तल सर ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। So Sure, thank you Dr. Deepmala. Thank you. हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मैं डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। Thank you, sir. Just a minute, wait, sir. I'll make you post. Just